नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मीडिया आज दिन भर बिहार की सियासत में मची उथल पुथल की कवरेज करता रहा। नीतीश कुमार क्यों पलटी मार रहे हैं, इसकी संभावनाएं लोग तलाशते रहे। लेकिन इस बीच, इन खबरों के बीच, हाईकोर्ट के जजों में भयंकर बवाल हुआ है। और यह बवाल ऐसा है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की नींद उड़ गई। उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस जारी किया है और आनन फानन में खुद के ही बेंच में इसकी सुनवाई तय की है और तुरंत बड़ा फैसला भी आएगा। दोनों मामला बेहद दिलचस्प है, फिर चाहे बिहार के सियासत की बात हो या फिर जजों के बवाल की बात हो। तो सबसे पहले बिहार के सियासत में जो हुआ है, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार बनने जा रहे हैं, पलटी मारने जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या हुआ कि साल डेढ़ साल के भीतर, 2 साल के भीतर नीतीश कुमार का किसी भी गठबंधन से मन भर जाता है, दिल ऊब जाता है और सीधे वो पलटी मार देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ना तो वो अकेले मुख्यमंत्री रह पा सकते हैं, उन्हें किसी ना किसी दल का साथ चाहिए होता है, और दूसरी तरफ वो जाते भी हैं तो कभी तेजस्वी यादव के साथ तो कभी बीजेपी के साथ आते हैं। इस बार क्यों बीजेपी के साथ आए, कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण है, नीतीश कुमार को ऐसा करने के लिए बीजेपी ने मजबूर किया और इसके पीछे प्रशांत किशोर का भी एक बयान बहुत काम आ गया। जरा गौर कीजिए, जब इंडिया गठबंधन बनने लगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दो मजबूत पिलर के तौर पर जुड़ गए थे और ऐसे में नीतीश कुमार मजबूती से आगे भी बढ़ते। लेकिन अचानक से वो इंडिया गठबंधन से खफा खफा रहने लगे और धीरे धीरे इंडिया गठबंधन में उनका कद भी घटता चला गया और इसको नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बता दी गई। लेकिन ध्यान रहे, नीतीश कुमार को किसी ने नाराज किया नहीं था। यहां से मुश्किलें ये आ गई कि बिहार में उन्हें एक ऐसा मैसेज मिला कि अगर वो महागठबंधन के साथ रहते हैं तो उस परिस्थिति में उन्हें 5 सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं, जिससे जदयू का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो राहुल गांधी के होते हुए और बड़े बड़े नेताओं के बीच रहते हुए उन्हें वो पद हासिल होगा ही नहीं और बिहार भी हाथ से जाएगा तो और भी कोई नहीं पूछेगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बैक करना शुरू किया और बैक टू बिहार आने लगे। और यहीं पर ये जो बातें हुई थी, दरअसल प्रशांत किशोर के एक बयान से उन्हें घबराहट हुई, एक दावे से घबराहट हुई, क्योंकि वो प्रशांत किशोर जो है इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कहे जाते हैं और उनकी बातों का असर कहीं ना कहीं दिखता है, क्योंकि वो डेटा फैक्ट्स पर बात करते हैं। क्या कहा था कि 5 सीट भी नहीं आएगी नीतीश कुमार को। सुनिए जरा यहाँ पर। नीतीश कुमार के दल जदयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वह पो में है कि भाजपा की ओर भागे कि दाहिने भागे कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफी मांग लेंगे। तो इसके पीछे प्रशांत किशोर का कुछ महीने पहले दिए गए बयान थे, जिससे फिर से प्रशांत किशोर ने याद भी दिलाया है। ऐसे में नीतीश कुमार यह सोचे कि हम इंडिया गठबंधन में रहकर भी क्या ही कर लेंगे, जब हमारा ही जनाधार लोकसभा चुनाव के दौरान खत्म हो जाएगा, जब हमारे पास सांसद ही नहीं बचेंगे। वैसे भी विधायकी में इनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनी हुई है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में है, इस वजह से पूछ बढ़ रही है। अब यहां से उन्हें लगा अकेले दम पर तो वो 40 में से 16, 20, 30 ऐसे सांसदी के सीट तो नहीं निकाल सकते हैं। उन्हें आरजेडी में नुकसान ही हो रहा है, तो फिर क्या करें? बीजेपी के पास चले जाते हैं। और बीजेपी को क्यों लगता है कि नीतीश कुमार की इस वक्त जरूरत है, अब यह समझना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी तो अभी राम राज में लोगों को खूब दर्शन करवा रही है कि अब राममय हो गए हैं, तो क्रेडिट मोदी जी को देते हुए वोट भी दे दीजिए। यहां फिर नीतीश कुमार की क्या जरूरत है?
तो यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि नीतीश कुमार भले ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं या फिर उनकी पार्टी या उन पार्टी का कद काफी छोटा पड़ गया है, इन सब के बावजूद नीतीश कुमार का जनाधार है। कारण यही है कि नीतीश कुमार इस वक्त इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से खतरा बीजेपी को होने लगा। तो सबसे पहले उन्होंने विकेट नीतीश कुमार का गिराया। नीतीश कुमार जैसे ही इंडिया गठबंधन से अलग थलग पड़े, उसके बाद दीदी ने भी कांग्रेस के साथ बैर खुलकर करना शुरू कर दिया। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे बिखरता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिला। लेकिन अगर नीतीश कुमार को अगर क्लच में बीजेपी नहीं लेती, उन्हें निशाने पर नहीं लेती, तो वो शायद इंडिया गठबंधन में जुड़े भी रहते। हुआ क्या कि बीजेपी ने कहा कि ठीक है, हम इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, नीतीश कुमार की नैया भी बिहार में हम पार कराएंगे, 15-16 सांसदीय के सीट फिर से जितवा देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं रहना चाहिए, ये भी बातें हो गई। और जो इसमें तीसरा सबसे आखिरी पॉइंट है वो समझ लीजिए। आखिरी पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें पता है क्योंकि केंद्र में उन्हें कोई जगह मिलेगी नहीं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की लिस्ट में भी वो नहीं शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। हालांकि उनका कद बीते कुछ सालों में गड़बड़ सा होता दिखाई पड़ा है, लेकिन वो अगर सत्ता से बने रहेंगे तो पूछ भी और उनके पार्टी का कद भी हमेशा कायम रहेगा। तो नीतीश कुमार का तीसरा फैक्टर यही है। तो चलिए यहां से आते हैं कि हाईकोर्ट में जजों के बीच बवाल क्यों मचा है। कोलकाता हाईकोर्ट में क्या बवाल मचा है, इसे बहुत आसानी से समझने के लिए सीधे खबर पर रुख करते हैं ताकि चीजें काफी क्लियर हो जाएं। यहां देखिए, हिंदुस्तान पर हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाईकोर्ट के जजों का टकराव, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ करेगी सुनवाई। क्या रिपोर्ट है ये देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट में दो जजों के बीच टकराव को लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने ही एक साथी जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए शनिवार को सुनवाई की तारीख निश्चित की है। अब जरा मामला समझ लीजिए क्या है। यहाँ बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू होगी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में 24 जनवरी को एक याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच के सामने पेश की गई। याचिका पश्चिम बंगाल में मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़ी थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि राज्य की पुलिस इससे जुड़े जांच के पेपर सीबीआई को सौंप दे और आगे की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन उसी दिन थोड़ी देर बाद यह मामला जो है वो दूसरी खंडपीठ में पहुंचता है और वहां से ऐसे आदेश पर रोक लगा दिए जाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि उसी दिन थोड़ी देर बाद यह मामला दूसरी खंडपीठ के सामने पेश कर दिया गया। खंडपीठ की अगुवाई जस्टिस सोमेन सेन कर रहे थे। इस खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच का फैसला बदल दिया और कहा कि इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसके बाद जस्टिस अभिजीत ने जस्टिस सोमेन पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब ये आरोप क्या है, इसको लेकर एक रिपोर्ट और देखिए। हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस खत्म कराना चाहते हैं हाईकोर्ट के जस्टिस सेन। दूसरे जज ने लगाए ये गंभीर आरोप। अब आइए देखते हैं क्या है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सोमेन सेन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के खिलाफ जारी मामलों को खत्म करने के निर्देश देने के आरोप लगे हैं। उच्च न्यायालय के ही जज अभिजीत गंगोपाध्याय की तरफ से एक न्यायिक आदेश के जरिए ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि स्कूल भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक के भी शामिल होने के आरोप हैं। अब देखिए, जस्टिस अमृता सिन्हा भी इन सब केस से जुड़ी हुई हैं और जस्टिस सोमेन सेन ने जो आदेश पारित किया है उसको लेकर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय फट पड़े हैं। आरोप लगा रहे हैं कि वो टीएमसी के लिए काम करते हैं, अभिषेक बनर्जी के लिए काम करते हैं और एक सनसनीखेज खुलासा भी करते हैं।
लेकिन यह खुलासा हम आपको बताएं उससे पहले जरा गौर कीजिए कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय लगातार सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं। कभी कोर्ट रूम में वकील को गिरफ्तार करवाते हैं, फिर उनके आदेश पर चीफ जस्टिस के द्वारा रोक लगाया जाता है, और फिर तो कभी वो मीडिया से कहते हैं कि मैं सुनवाई कर रहा हूं, तुम रिकॉर्ड करो। मीडिया को कह रहे हैं कि तुम स्ट्रीम करो इसे, और फिर वहां भी बवाल होता है। इसके अलावा जाकर टीवी इंटरव्यू दे देते हैं। बाद में टीएमसी की तरफ से इन्हें फैंटम गंगोपाध्याय कहा जाता है, और ये कहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। सवाल यह है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में जाने के बाद एकदम पाक साफ हो गए हैं, उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं। क्योंकि एक बार तो शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी में जो ट्विटर वॉर चला था, उसमें कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक कि अगर मेरे केस में अगर कोई मुझ पर आरोप लगा दे या कुछ भी बता दे कि मैंने कोई गड़बड़ी की है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई झूठा आरोप न लगाए। तो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ईडी के पास चले जाइए, बाकी हिसाब वो कर देंगे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने भी एक वीडियो फुटेज, नारदा स्टिंग ऑपरेशन वाला मामला जो था, नारदा केस, उसका एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहते हैं कि इसमें शुभेंदु अधिकारी भी साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो पीएमओ हो या कोई ईडी, सीबीआई, कोई भी एजेंसी हो, क्यों नहीं इन पर कार्रवाई कर लेती है, क्यों नहीं इन्हें पकड़ लेती है? ये विवाद चल रहा था। इस वजह से ये एक सवाल है कि अभिजीत गंगोपाध्याय जो कर रहे हैं वो क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो भी हैं क्या? वो भी सुर्खियों में रहना चाहते हैं? तो क्यों नहीं उस मामले में कोई टिप्पणी करते हैं, मीडिया में जाकर इंटरव्यू देते हैं, या फिर कोर्ट रूम में अंदर की बातों का खुलासा कर देते हैं? नहीं, इनके टारगेट पर टीएमसी है। तो जिस तरीके से ये टीएमसी पर के आदमी होने का आरोप दूसरे जजों पर लगा रहे हैं, तो क्या इन पर भी कोई आरोप लगाया जा सकता है कि आप बीजेपी के आदमी हो सकते हैं? तमाम तरीके की आशंकाएं हैं। अब खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, इस पर सुनवाई होगी, तो कोई ना कोई आदेश तो निश्चित तौर पर आएगा। क्योंकि इससे पहले भी टीवी इंटरव्यू दिए जाने के कारण, कोर्ट रूम की बातें एक्सपोज करने के कारण सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लग चुकी है। खैर वो खुलासा क्या कर रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने गुरुवार रात एक आदेश जारी किया जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि जस्टिस सेन ने जस्टिस अमृता सिन्हा को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आदेश जारी नहीं करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि जस्टिस सिन्हा ने उन्हें फोन पर जानकारी दी है कि जस्टिस सेन ने शीतकालीन अवकाश से पहले चैम्बर में आने के लिए कहा था। अब ऐसे गंभीर आरोप ये खुले तौर पर लगा रहे हैं, अपने आदेश में चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक भी पहुंचा। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इससे हैरान हैं कि जहां उनके ऊपर खुद आरोप लगने लगा है, दुष्यंत दवे ने खुलकर कहा है कि इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जुडिशरी काफी कमजोर महसूस करने लगी है। तो कोलकाता हाईकोर्ट में जो हाई वोल्टेज ड्रामा जजों के बीच चला है, वो भी कहीं ना कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने लगा है, उनकी साख पर सवाल खड़े करने लगा है। वो कैसे इस केस से हैंडल करेंगे, इस केस से कैसे निपटेंगे, ये देखना जरूरी होगा। कल इस मामले पर बड़ी सुनवाई होगी, जो भी कुछ रिजल्ट आता है वो भी देखेंगे, और इस मामले पर अगर खबर बनती है तो निश्चित आप तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर मीडिया ने आपको बिहार की सियासत में उलझाए रखा, लेकिन इधर जजों में भी बवाल हुआ है, और इस पर अब जुडिशरी को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।